तो देखिए, देश की सियासत में पीएम मोदी के मुसलमान पार्टी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने अब कटाक्ष के बाद घमासान तेज कर दिया है। मायावती कह रही है कि जल्दी चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद देश की सियासत में घमासान मच गया है। जब से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अटैक किया है, कांग्रेस बौखला गई है। लेकिन इस वार पलटवार के बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो गई। मायावती का कहना है, बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री द्वारा विकास का भ्रमित करने वाले राज को छोड़कर जिस प्रकार शमशान, कब्रिस्तान, तलाक, हिंदू मुस्लिम विपक्ष के खिलाफ फेक न्यूज और जातिवादी एवं सांप्रदायिकता की वकालत और सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इनमें काफी ज्यादा हताशा है और लोकसभा का भी आम चुनाव समय से पहले इसी वर्ष संभव है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिराकर बीजेपी इसकी भूमिका पहले ही तैयार कर चुकी है। मायावती के इस बयान के बाद बीजेपी ने वार किया है तो कांग्रेस का कहना है कि जब भी चुनाव हो मोदी सरकार की रवानगी तय है। मंत्री की जो आज की रैली में जिस तरह से भीड़ आ रही है, खासकर मिर्जापुर में, आजमगढ़ में, बनारस में, लोग जिस तरह प्रधानमंत्री जी को पलकों पर बैठा रहे हैं, विपक्ष के लोग और खासकर बहुजन समाज पार्टी हताश और निराश है। उससे देखकर उनको लगता है कि आज भी चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो पहले से कई गुना ज्यादा है। मायावती ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान रहे हैं, ऐसे में लगता है कि चुनाव जल्द होंगे। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? चुनाव जब भी होंगे नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की रवानगी तय है। पक्ष विपक्ष में आने वाले चुनाव के लिए चाल चलना शुरू हो गया है। जिस तरह से पहले शशि थरूर का हिंदू पाकिस्तान वाला बयान, फिर इनकलाब अखबार का कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताना कांग्रेस के लिए मुसीबतें पैदा करने वाला है। पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे, आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? पीएम मोदी इस तरह की विपक्ष की कमजोर गेंदों पर सियासी हुक शॉट मारना अच्छे से जानते हैं। जब से मोदी ने कांग्रेस पर हल्ला बोला है, कांग्रेस बैक फुट पर है और बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पूर्वांचल में रहे और इस दौरान करीब 9,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान उन्होंने किया। आज पीएम मोदी ने किसानों की बात करते हुए कहा कि विरोधी सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जो लोग आजकल किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई? भाइयों बहनों, आपके सेवक के नाते, देश के गांव गरीब किसान का भला करने का इरादा होने के नाते मैं आज सर झुका करके कह रहा हूं, मेरे भाइयों बहनों, हमने एमएसपी 1.5 गुना करने का वादा किया था, आज उसको हमने धरती पर उतार दिया। पीएम मोदी विकास के रथ पर सवार होकर पूर्वांचल को मतने निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और अपनी सरकार की योजनाओं के जरिए पुरानी सरकारों पर हमला किया। पीएम ने पूर्वांचल को 4008 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 3420 करोड़ की बाण सागर सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। वाराणसी को मिर्जापुर से जोड़ने वाले चुनार पुल का लोकार्पण किया।
मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने किसानों के दिलों को जीतने के लिए बांस काटने पर लगी कानूनी रोक को भी हटाने का जिक्र किया। अब सरकार ने बांस को घास माना है, ग्रास माना है, और इसलिए आप अपने मेड़ पर बांस की खेती कर सकते हैं, बांस काट सकते हैं, बांस बेच सकते हैं, सरकार आपको रोक नहीं सकती है। आपको बता दें कि देश में साल 2015-16 में 149 करोड़ का बांस विदेशों से आयात किया गया, जबकि 2016-17 में 214 करोड़ का बांस विदेशों से आयात हुआ। 2017-18 में 183 करोड़ का बांस विदेशों से मंगाया गया। पीएम मोदी का यह पूर्वांचल दौरा 2019 के चुनावों के हिसाब से बेहद अहम है। पीएम मोदी ने पूर्वांचल की 21 जिलों की 26 लोकसभा सीटों को कवर किया है। 2014 में बीजेपी ने यहां 23 और अपना दल ने 2 सीटें जीती थी, जबकि एसपी ने आजमगढ़ की 1 सीट जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में 130 सीटों में से एनडीए ने 100 सीटों पर कब्जा किया था। हाल ही में हुए लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर की सीटें हार गई थी, जिसके बाद रणनीतिक रूप से बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। बुआ बबुआ के गठबंधन की हवा निकालने के लिए बीजेपी मोदी मैजिक के सहारे मैदान में उतर गई है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि पूर्वांचल का किला अगर बीजेपी ने फतेह कर लिया तो इसका फायदा पड़ोसी राज्य बिहार और यूपी के बाकी के इलाकों में भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात एक अलग अंदाज दिखा। पीएम मोदी कल रात में वाराणसी की सड़कों पर निकले और विकास के कामों का जायजा लिया। ये 2 तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में औचक निरीक्षण पर निकले तो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर हर हर मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। है और जाहिर है ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जो 4 साल के विकास हैं उन विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वाराणसी में इस तरह से रात में निकले हैं। और इससे पहले कभी भी मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह से औचक निरीक्षण पर नहीं निकले थे। मोदी का काफिला काशी हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उन्होंने चल रहे विकास कार्यों को देखा। फिर वहां मंदिर में पूजा अर्चना की। ये देखिए कैसे पीएम नरेंद्र मोदी बीएचयू में शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं। विधिवत मंत्रोच्चार के बाद मोदी ने महादेव की पूजा की। पीएम मोदी की भगवान शिव में असीम आस्था है, इसलिए जब भी मौका मिलता है मोदी महाकाल का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। इसके बाद पीएम काशी के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी के साथ विकास कार्यों का जायजा लेने निकले। पीएम मोदी रविंद्रपुरी, सोनारपुर और गौदोलिया, ज्ञानवापी और टाउन हॉल गए। टाउन हॉल के बाद लोहटिया और कबीर चौरा इलाके का हाल जाना। पिपलानी कटरा चौराहे पर पीएम मोदी संत कबीर की मूर्ति देखने के लिए रुके। इसके बाद म्यूजिशियन कॉलोनी जाकर हेरिटेज वॉक का जायजा लिया। लोहराबीड़, तेलियाबाग और नदेसर इलाके का भी पीएम ने औचक निरीक्षण किया। पीएम मोदी के औचक निरीक्षण से वाराणसी के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 4 सालों में 13 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। हर बार उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की योजनाओं की घोषणा की, जिनमें हृदय योजना, अमृत योजना, ऊर्जा गंगा, घाटों का जीर्णोद्वार, अंडरग्राउंड केबलिंग, पेयजल, सीवर, सड़क और स्मार्ट सिटी के तहत किए जाने वाले कार्य प्रमुख हैं। पीएम मोदी पहली बार इन्हीं योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में निकले थे। पीएम मोदी का इस तरह से औचक निरीक्षण करना और जनता का मोदी मोदी की नारेबाजी करना बता रहा है कि जनता के बीच मोदी का क्रेज अब भी बरकरार है, जिसका फायदा बीजेपी को 2019 में मिल सकता है।
2019 कौन जीतेगा में एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि महज 2 महीने के भीतर ही सीएम कुमारस्वामी ने फिर एक ऐसा बयान दे दिया जो बता रहा है कि गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कुमारस्वामी ने गठबंधन की सरकार चलाने की तुलना जहर पीने से कर दी है और बयान देते हुए वो भावुक भी नजर आए। आंखों में छल के आंसुओं को पोंछते ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हैं। गठबंधन की सरकार चलाने की मुश्किल इतनी बढ़ गई कि कुमारस्वामी की आंखों में आंसू आ गए। दो महीने ही हुए हैं जब भारी नाटक के बाद कर्नाटक में सरकार बनी थी। जेडीएस के कुमारस्वामी ने सीएम पद की शपथ ली थी। 2 महीने में ही हालात इतने मुश्किल हो गए, पीड़ा इस कदर बढ़ गई कि आंखों से आंसू छलक गए। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने कुमारस्वामी का दर्द इतना ज्यादा था कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके लिए गठबंधन की सरकार चलाना भगवान शिव की तरह विषपान करने से कम नहीं है। कुमारस्वामी ने अपने भाषण में कहा, मैं जानता हूं कि आप लोग मेरे सीएम बनने से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं गठबंधन सरकार को चलाते हुए खुश नहीं हूं। मैं भगवान शिव की तरह विषपान कर रहा हूं। ये सच है कि मैं सीएम बनना चाहता था। चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे वादे भी किए थे। अब अगर मैं चाहूं तो किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा स्वागत करते हैं और किसानों के ऋण माफ करने के फैसले को लेकर खुश दिखते हैं। मुझे दुख है कि जनता ने हमें इतना वोट नहीं दिया कि मैं बहुमत के साथ सरकार बना पाता। लोग मुझे प्यार करते हैं लेकिन वोट नहीं देते। हालांकि इससे पहले भी कुमारस्वामी कह चुके हैं कि उनकी सरकार कांग्रेस की मेहरबानियों पर टिकी है। कुमारस्वामी के ताजा बयान पर राज्य के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने सधे हुए अंदाज में टिप्पणी की है। He must be definitely happy. Chief Minister has to be happy always. If he is happy, we will all be happy. कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होकर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन को बेमेल बता रही है। बीजेपी ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि सरकार 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी और 2 महीने में ही मुख्यमंत्री इतने लाचार दिखने लगे हैं। यह हाल तब है जब कांग्रेस जेडीएस में गठबंधन के ऐलान के बाद भी सीएम के शपथ लेने में और फिर मंत्रियों के विभाग के बंटवारे में काफी देरी की गई, खूब मंथन किया गया, तो फिर 2 महीने में ही क्या हो गया। ऐसे में अब राज्य में फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार चल पाएगी या फिर राज्य की राजनीति कोई और करवट लेगी, क्योंकि अब भी बीजेपी 104 सीटों के साथ यहां सबसे बड़ी पार्टी है। बहुमत के लिए उसे सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस के विधानसभा में 80 विधायक हैं, जिसने 38 विधायकों वाली तीसरे नंबर की पार्टी जेडीएस को समर्थन देकर कुमारस्वामी की सरकार बनवाई थी। सीएम के ताजा बयान से जाहिर है कि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आशंका यह भी बढ़ रही है कि कहीं बीजेपी का दावा सच साबित न हो जाए। और आइए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जी हां, मध्य प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट के तौर पर आईआईटी से पढ़े आलोक अग्रवाल के नाम का ऐलान भी कर दिया। चुनावी शंखनाद के लिए खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से इंदौर पहुंचे थे, लेकिन मंच पर पहुंचते बिजली गुल हो गई और उसके बाद तो केजरीवाल को सत्ताधारी बीजेपी और सीएम शिवराज पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। राज्य से एक मुख्यमंत्री आए और उसी के पंडाल में बिजली चली जाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।